स्वागत है जब सबका फिर से आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बिहार शिक्षक सक्षमता का तीसरा टेस्ट लगाएंगे, जिसमें 80 जो प्रश्न होंगे वो जो जीके और जीएस के होंगे और 40 प्रश्न होंगे मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर मिलाकर के, यानी कि टोटल जो है आपको इसमें 120 प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सीरीज। सवाल नंबर 1 है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से कि कानपुर से। तो सबको जानता है कि 1857 का जो विद्रोह है वह मेरठ से प्रारंभ हुआ था, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, बी है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सी है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से और डी है 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंध है इनका। आगे क्वेश्चन नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा की अहल्या। तो ध्यान देंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कथन 1 है मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। बिल्कुल ये बात सत्य है। दूसरा है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया था। बिल्कुल ये भी बात सत्य है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी थी। बिल्कुल ये भी बात सत्य है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 मार्च 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। यह भी बात सत्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है केवल 1 और 2 नहीं, ऑप्शन बी में है केवल 2 और 3 नहीं, ऑप्शन सी में है केवल 1, 2, 3 नहीं, ऑप्शन डी में है 1, 2, 3 और 4। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 पे आएंगे। 5वां है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी, उग्रवादी, गांधी युग, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे 1885 से 1905 को हम लोग उदारवादी के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए होगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। ऑप्शन सी है ए ओ ह्यूम इसके प्राचार्य थे। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे 6 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में यही हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। ठीक है, ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से
किसे हम जानते हैं? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। तो ध्यान देंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। आगे चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 1875 में, बी है 1878 में, सी है 1880 में, डी है 1882 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1878 में जो है सिविल सर्विस का उम्र 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? सत्यशोधक समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज की इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। ना रखना। हेलो हेलो हेलो, चलिए आगे हम लोग अब लोग आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर अगले पे आएंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बरदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, वल्लभ भाई पटेल ने कि जमनलाल बजाज ने? तो ध्यान रखेंगे बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे 11 नंबर पर, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सरोजनी नायडू है कि अरविंदो घोष हैं? तो ध्यान देंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव से, कैबिनेट मिशन योजना से, माउंटबेटन योजना से कि क्रिप्स प्रस्ताव से? तो ध्यान देंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। आगे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर सेन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कलि संवत, शक संवत की इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा शक संवत। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। आगे क्वेश्चन नंबर है 15, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड यूलिटर्स और एडवर्ड बेकर, एफ एस ग्राउसे और एगक, आर एफ चिसोलम और एच इरविन, और डी है जी विटेट और स्वीन फॉन जेबक? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड ल्यूट्रिसस और एडवर्ड बेकर इसके जो थे रूपांतरण में शामिल थे। आगे,
निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरेबियन, कालाहारी, सहारा की थार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल। थार जो है सो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अटकामा, कोलोराडो, कालाहारी की थार? तो हमसे पूछा है दक्षिण एशिया का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थार मरुस्थल। 18 नंबर पे आते हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। देखिए सवाल वही है, इस सवाल को सब कोई जानता है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज अपडेट कर दिया कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, मिसिसिपी नदी, यांगस्यांग नदी की अमेजन नदी? तो इसका जो आंसर होगा विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। कौन सा? तो डी नंबर। आगे, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता कि मिस्र की सभ्यता? तो इसका आंसर होगा, सबको जानता है कि नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। तो जो है मिस्र की जो सभ्यता है सो क्या है? नील नदी का वरदान है। आगे, 20 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखरा, सरदार की टिहरी? तो इसका आंसर होगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, ऑप्शन डी होगा। 21, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा यमुना, भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी एवं भीला गंगा? डी है अलकनंदा और मंदाकिनी। तो जो टिहरी बांध है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और यह जो है भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 22 पे, चिलिका झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की तमिलनाडु? चिलिका झील सबको जानते हैं, यह उड़ीसा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव की गांधीनगर? तो ध्यान देंगे इस सवाल का आंसर होगा गुड़गांव में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? 1872, 1881, 1891 की 1901? तो ध्यान देंगे भारत की जो जनगणना है वह 1881 से रेगुलर हो गई है हर एक 10 साल पे। 25, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग 14.5%, 17.5%, 19.5% की 21.5%? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 17.5%, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, मोहिनी अट्टम में नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? ओडिशा में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में कि केरल में? तो ध्यान देंगे इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल में। 27 नंबर, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था, मतलब कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में एक पूना पैक्ट के नाम से समझौता हुआ। तो उसमें क्या प्रावधान था? सवाल हमसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का, बी में है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाने का,
सी में है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और डी में है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका जो आंसर होगा वो था ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आगे रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में, 1771 में, 1785 में कि 1793 में। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। आगे 29 मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905, 1909, 1911, 1920। तो ये सब जानते हैं। मार्लो मिंटो सुधार बिल कब? तो 1909 में। आगे बढ़ेंगे 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? द्वैध शासन प्रणाली का, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, संघीय व्यवस्था का कि प्रांतीय व्यवस्था का? तो ध्यान देंगे जो इसका आंसर था वो ऑप्शन बी है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। आगे 31 नंबर 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी। तो ध्यान देंगे इसका जो आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी जो थे 1946 में गठित कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों में से कोई मंत्री ये नहीं थे। आगे 32 पे भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा कि इंग्लैंड के संविधान के अनुसार कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान देंगे जो 32 नंबर का आंसर है वो आंसर होगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आगे संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में दिया है कि प्रस्तावना, बी में है कि मूल कर्तव्य, सी में है कि मौलिक अधिकार, और डी में है नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रस्तावना पर ऑप्शन है। सवाल नंबर अगला 34 भारत एक देश है, धर्म निरपेक्ष राज्य है कि हिंदू राष्ट्र है कि मुस्लिम राष्ट्र है कि इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान देंगे भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन ए होगा। आगे धर्म निरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार है, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि वहां की जो सरकार है वो किसी भी धर्म को नहीं अपनाता। आगे 36 नंबर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन ए भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है, ऑप्शन बी संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, ऑप्शन सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऑप्शन डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा कि ऑप्शन नंबर बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर
भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार का कि बैंकिंग का? तो ध्यान देंगे इसमें सबसे ज्यादा है योगदान विनिर्माण का, इंफ्रास्ट्रक्चर। 38 नंबर, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान घटता है, उसके बाद बढ़ता है, बढ़ता है उसके बाद घटता है, बढ़ता जाता है कि घटता जाता है? तो 38 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता जाता है। आगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1951, 1952, 1956? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में। आगे, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से कि साक्षरता से या फिर डी जनसंख्या से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय से। 41, अग्नेय चट्टान बनाती है। ऑप्शन ए है कि गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से कि इनमें से कोई नहीं? तो जो अग्नेय चट्टान है ये गर्म लावा के ठंडे होने से बनता है। सवाल नंबर 42, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीतवाद से यानी संबंधित है? बीना से, सरोद से, सितारा से कि वायलिन से? तो जो ये तो सब जानते हैं कि अमजद अली खान जो है सो यानी सरोद बजाते थे। 42, हरि प्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? गिटार वादन से, पंखा वज्र वादन से, बांसुरी वादन से कि मृदंग वादन से? तो हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे, 44, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, बी है मुंबई, सी है तुतिकोरिनो, डी है कंडला? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी नंबर मुंबई। 45, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? मुंबई, कंडला, विशाखापट्टनम की ममरगोवा? तो इसका आंसर होगा 45 नंबर का होगा कंडला, ऑप्शन नंबर बी ज्वारीय बंदरगाह है। 46 नंबर, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति की गई थी? हरित क्रांति, नहीं, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति की पीली क्रांति? तो दुग्ध उत्पादन के लिए जो अपनाया गया था वो था श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991, 1996, 1998 की 2000? तो इसका जो आंसर होगा 47 नंबर का सी होगा 1998 में। 98। 48, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश का कि धारा का? तो ये सब जानते हैं प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, ऑप्शन ए होगा। 49 में, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान देंगे 49 का आंसर होगा सी नंबर, प्रकाश वर्ष जो है सो समय का मात्रक नहीं है। आगे 50 है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, ऑप्शन ए की चाल बढ़ जाएगी, बी में की चाल कम हो जाएगी, सी में का भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी का भार घट जाएगा? तो जो 50 नंबर है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर, इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। 51, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए शीतकालीन में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। बी में पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ऑप्शन सी पंपिंग क्रिया से
संघर्ष पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है कि भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो देखिए इस 51 नंबर का जो आंसर होगा वो अच्छा आंसर बी होगा कि पृथ्वी के जो अंदर का टेम्परेचर है वो हमारे वायुमंडल के टेम्परेचर से अधिक होता है। 52 नंबर, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड की फ़ारेनहाइट। तो 52 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केल्विन। आगे, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक टेबल पंखे को बंद कमरे में जब चलाया जाएगा तो वहां हवा क्या होगी, गर्म होगी, ऑप्शन ए होगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है कि दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश होता है वह अनुप्रस्थ होता है, ऑप्शन ए होगा। प्रकाश छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन। तो देखिए प्रकाश जो है छोटे छोटे कण से मिला है और उससे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, ऑप्शन डी होगा। 56 नंबर, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 मिनट की 100 यानी कि सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 सेकेंड। तो ध्यान देंगे 8 मिनट लगभग लगता है सूर्य का प्रकाश आने में और 8 यानी सेकेंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश आने में, ध्यान रखेंगे। आगे, प्रकाश के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है, सहसा गिर जाती है। तो 57 का आंसर सी होगा, वैसे ही रहती है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। प्रश्न संख्या 58 है कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन की नील्स बोर ने। तो 58 नंबर का आंसर होगा जे थॉमसन यानी ऑप्शन सी। 59 में, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10 के पावर -5 मीटर, 10 के पावर -9 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर। तो इसका आंसर होगा जो परमाणु के नाभिक का आकार होता है वो होता है 10 के पावर -15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 60 पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, फोटोन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनों की संख्या कि न्यूक्लियनों की संख्या। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉनों की संख्या। 60 का ये होगा। 61 नंबर, निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कोई नहीं। तो ये जो है आवेश रहित कण आपका कौन सा है, तो न्यूट्रॉन है, ऑप्शन सी होगा। 62, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है तत्व, यौगिक, मिश्रण की ठोस। तो 62 का आंसर होगा बी, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, ग्रेफाइट में, आयोडीन में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट में भी मिलेगा और आयोडीन में भी मिलेगा धातुओं जैसी चमक। आगे, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वाई एक क्या है, ऑप्शन ए मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है कि विलयन है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक मिश्रण है। 65, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिटमस का, कोबाल्ट का, अमोनिया का, इसमें से कोई नहीं। तो 65 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिटमस का। 66, नीले
पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, भस्म, क्षार की लवण? तो इसका आंसर होगा अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। शॉर्ट। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं? अम्ल कहते हैं, क्षार कहते हैं, लवण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जल में जो घुलनशील भस्म है उसे हम लोग क्षार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। HCl अम्ल का स्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है? अग्नाशय से, अमाशय से, छोटी आंत से कि यकृत से? तो जो HCl जो अम्ल है वो हमारे अमाशय से निकलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जठर रस निकलता है अग्नाशय भित्ति से, क्षुद्रांत से? ऑप्शन ए। जठर रस निकलता है, ऑप्शन ए, अग्नाशय से, क्षुद्रांत से, अमाशय से कि यकृत से? तो जो आपका जठर रस है वो निकलता है अमाशय से, यानी ऑप्शन सी होगा, अमाशय भित्ति से। 70 है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्नाशय है, यकृत है, पीयूष है कि थायराइड है? तो जो 70 है उसका आंसर होगा बी नंबर, यकृत से। अगला, पीत का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में कि वीरेशन में? तो जो पीत है उस पीत का निर्माण होता है यकृत में, यानी लीवर में, ऑप्शन बी। एंजाइम एक विटामिन है, वायरस है, बैक्टीरिया है कि उत्प्रेरक है? तो सबको जानता है कि एंजाइम क्या है, एंजाइम एक उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक, ऑप्शन डी। 73 नंबर क्वेश्चन, ग्रासनली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? पाइलोरिक ग्रंथि में, कार्डियन भाग में, फंडिंग भाग में कि ग्रहणी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डियक भाग में। आगे, निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं? कृतंक, चवर्णक, रदनक कि अग्र चवर्णक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कृतक, चवर्णक, इसका आंसर होगा डी नंबर, अग्र चवर्णक। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, ग्लूकोगॉन और हीमोग्लोबिन? तो सबको इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन जो है सो हार्मोन नहीं है। आगे, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? अमाशय, अग्नाशय, विकर कि यकृत? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। आगे, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है क्योंकि? ऑप्शन ए, ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ये तंत्रिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये शरीर के रचनात्मक भाग है, ये जीव रसायन क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो जो यानी 77 है एंजाइम आवश्यक होता है, ये हमारे जीव रसायन क्रियाओं के उत्प्रेरक के लिए। आगे, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं? वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो में, अम्ल में कि शर्करा में? तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमिनो में। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की खनिज की? तो 79 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की। 80, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेरिन है कि इरोप्सिन है? तो 80 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है सो क्या है, रेनिन है। आगे हम लोग अब इसमें कुछ करंट अफेयर्स का भी प्रश्न देखेंगे। अब इसके आगे आपको मैथ मिलेगा, ठीक है? तो मैथ बनाएंगे तो थोड़ा लंबा समय निकल जाएगा हम लोगों का, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे रीजनिंग। अगर आपको इस टाइप का PDF लेना हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6208438060। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके शिक्षक सक्षमता परीक्षा का
टेस्ट पेपर भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 जो है आपका करंट अफेयर है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस संगठन से कोविड-19 के खिलाफ ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान तैयार करने के लिए आपातकालीन कार्यबल गठित करने का आग्रह किया है? ऑप्शन ए है G7, ऑप्शन बी है सार्क, ऑप्शन सी है ब्रिक्स, ऑप्शन डी है G20। तो 112 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर G20। आगे, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते के फ्रेमवर्क की पुष्टि की है? फ्रांस, डेनमार्क, अमेरिका की संयुक्त राज्य अमीरात? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क ने। आगे, तो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? CSTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, जिनेवा में कि पेरिस में? तो जो इसका आंसर है वो होगा मॉस्को में, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस पड़ोसी देश के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है? श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान की पाकिस्तान? तो इसका आंसर होगा नेपाल के मुख्य न्यायाधीश को। आगे, हाल ही में खबरों में रहा लुम्बिनी किस देश में स्थित एक बौद्ध स्थल है? भारत में, चीन में, नेपाल में कि थाईलैंड में? तो लुम्बिनी जो है वो आपका नेपाल में पड़ता है। 117, हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? वैक्सीन कोडिंग, तूफान प्रणाली, डायनासोर प्रजाति की सुपर कंप्यूटर? तो इसका आंसर होगा एक तूफान था, ऑप्शन बी। 118, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन किस पार्टी के नेता थे? कंजर्वेटिव पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, लेबर पार्टी की अल्बा पार्टी? तो 118 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव पार्टी। आगे, चीन में 3 कार्यकाल तक सेवा देने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? माओ त्से तुंग, हू जिनताओ, शी जिनपिंग, शिंजो आबे? तो सब जानते हैं यही है शी जिनपिंग, अभी जो वर्तमान में है। किस देश ने माताओं और बच्चों की पोषण संबंधित